हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आपकी कक्षा 8 की प्रज्ञा पुस्तक जिसमें आपका पाठ 17 है, अमरकंटक से डिंडौरी। ये एक यात्रा साहित्य है। यात्रा साहित्य का मतलब होता है कि अगर कहीं पर हम यात्रा करते हैं और उस यात्रा का जो विवरण है अगर उसको हम लिख देते हैं, लिख कर उसका वर्णन कर देते हैं, चित्रण कर देते हैं, तो उसको यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। तो ये पाठ आपका यात्रा वृत्तांत है। इसमें जो लेखक हैं अमृतलाल बेगड़ उनका नाम है और उन्होंने अमरकंटक से डिंडौरी तक की यात्रा की थी। इसमें नर्मदा नदी के किनारे किनारे उन्होंने पूरी यात्रा की है और उसके किनारे बसे हुए गांव के जीवन का भी चित्रण किया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है, परीक्षा में पूछा जाता है। आज हम इसी पाठ को पढ़ेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं जिसका नाम है अमरकंटक से डिंडौरी। यहाँ पर अब लेखक यहाँ पर लिखते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर नर्मदा कुंड। ये वही स्थान है जहाँ नदी पहाड़ की कोख से निकलकर पहाड़ की गोद में आती है। पहाड़ के गर्भ में छुपा हुआ पानी यहाँ अवतरित होता है। नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ धवल, उज्ज्वल और कोमल होती है। तो धवल माने होता है सफ़ेद, उज्ज्वल माने भी सफ़ेद होता है और पानी सुकोमल होता है। तो यहाँ उन्होंने गंगोत्री, यमुनोत्री और नर्मदा कुंड 3 जगह का नाम लिया है। ये तीनों ऐसे स्थान हैं जहाँ पर नदियाँ निकलती हैं। वो उनका उद्गम स्थान है। गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना और नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी का अवतरण होता है। अब आगे वो कहते हैं यहाँ से हमारी यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ। अभी तक हम लोग नर्मदा के उत्तर तट पर यहाँ थे, यहाँ से दक्षिण तट पर आ गए। अभी तक उद्गम की ओर चलते थे, आज से संगम की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि पहले हमारी यात्रा हम लोग नर्मदा नदी से उसके उद्गम की ओर चल रहे थे, लेकिन अब हम लोग उसके दक्षिण तट पर आ गए हैं और हम अब उसके संगम की ओर चल रहे हैं। कोई 2 घंटे में कपिलधारा पहुँच गए। अधिकांश परकंपावासी यहाँ से सड़क पकड़कर कबीर चौरा होते हुए डिंडौरी निकल जाते हैं, लेकिन हमें तो नर्मदा के किनारे किनारे ही जाना था। पर कपिलधारा के सामने की गहरी घाटी को देखकर ठिठक कर खड़े हो गए। वहाँ से कोई नहीं जाता। वहाँ पगडंडी तो क्या, पगडंडी की चुटिया तक नहीं। बहुत चिरौरी करने पर भी कोई हमारे साथ आने को तैयार ना हुआ। उल्टे डरा दिया कि गर्मी के दिन हैं, सांप बिच्छू नदी के किनारे आ जाते हैं। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन जाएंगे तो नर्मदा के संग संग, इसी घाटी में से चाहे जो हो। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि कपिल धारा से आगे हम लोग नदी के साथ साथ बढ़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर कोई रास्ता नहीं था। छोटी पतली पगडंडी भी नहीं थी, बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हमने सोच लिया था कि हमें नदी के साथ साथ ही चलना है। रक्षा करना माँ, ऐन कपिल धारा से नीचे उतरना संभव नहीं था। थोड़ा आगे बढ़कर नीचे उतरे। प्रपात के आसपास मधुमक्खी के सैकड़ों छत्तों को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। दीपावली के समय एक भी छत्ता नहीं था। मधुमक्खियों को गर्मी में शायद यहाँ ठंडक भाती हो। दूध धारा से भी नीचे उतरे। चट्टानों पर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कहीं कहीं तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से बढ़ें। गिरते पड़ते, चढ़ते उतरते, चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। थक जाते तो बैठ जाते, परंतु तुरंत चल देते। इस सुनसान घाटी में हम अनावश्यक विलंब करना नहीं चाहते थे, तो वो धीरे धीरे जल्दी जल्दी वहाँ से उतरना चाहते थे, वहाँ से आगे की सड़क पे जाना चाहते थे। तो वो थोड़ी देर थक जाते तो बैठ जाते थे, लेकिन फिर अपनी यात्रा को वहीं से शुरू कर देते थे। विलंब नर्मदा भी नहीं चाहती थी। तेज गति से कूदती दौड़ती नीचे उतर रही थी। अमरकंटक कोई बड़ा पहाड़ नहीं। आते समय इसे 2 घंटे में चढ़ गए थे। उस समय नर्मदा का साथ छोड़ दिया था। सीधे पगडंडी से चढ़े। इस बार नर्मदा के किनारे किनारे बिना पगडंडी के उतर रहे थे।
नर्मदा की उंगली पकड़कर चल रहे थे। आमने सामने ऊंचे हरे भरे पहाड़ और बीच में गहरी और सकरी घाटी में से बहती हुई तनवंगी नर्मदा। तनवंगी माने दुबली पतली। गंगा की जो धारा थी उस समय बहुत ही दुबली पतली थी, माने कि धारा बहुत ही कम थी, पतली थी। तीसरे पहर घाटी चौड़ी होने लगी। मैं समझ गया कि पहाड़ ख़त्म होने को है, मैदान आ गया। हमारी खुशी का क्या कहना। तो वो उतरते उतरते धीरे धीरे मैदान की तरफ आ गए और नर्मदा नदी वहाँ से चौड़ी हो गई। अमरकंटक का नाम मेकल भी है, इसलिए नर्मदा का नाम मेकल सुता भी है। मेकल अपनी बिटिया को वनाच्छादित घाटी में से किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया है, इसे आज हमने अपनी आँखों से देखा। तो लेखक यहाँ कहता है कि अमरकंटक का एक नाम मेकल भी है, इसलिए नर्मदा को मेकल सुता भी कहते हैं। आगे जाने पर पगडंडी मिल गई। इक्के दुक्के ग्रामीण भी दिखाई देने लगे। शाम होते होते पकरी सोढ़ा पहुँचे। खूब सवेरे आगे बढ़े। सामने के सूखे खेतों में से बहती नर्मदा साफ दिखाई दे रही थी। अभी तक तंग घाटी के घने शाल वन में नर्मदा छुपी थी, मुश्किल से ही नजर आती थी, लेकिन यहाँ से वो दूर से भी साफ साफ दिखाई देती है। नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ है। ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई, अंडे से बाहर वो नीचे निकली है। तो यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि जो नर्मदा अभी पेड़ों में छुपी हुई थी पहाड़ पर, वो अब साफ साफ खेतों के बीच में दिखाई देने लगी है। आगे एक पेड़ की छाया में भोजन बनाने बैठे। पास में किरंगी गांव है, वहाँ एक ग्रामीण नहाने आया था। हमारे बारे में जानकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, गुरुजी, हमारे गांव में अखंड कीर्तन हो रहा है, ज़रूर आइए, मेरे घर पर ही ठहरिए। तो जहां वो लोग नर्मदा के किनारे खाना बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, वही किरंगी गांव जो पास में था, एक आदमी आया। उसने कहा, हमारे यहाँ कीर्तन है, आप लोग यात्री हैं, वहीं पर आ जाइए, वहीं पर खाना खाइए। उसके घर पहुँचे। पड़ोस में अखंड कीर्तन चल रहा था। दूसरे दिन आम का विवाह था, तो वहाँ 2 दिन रह गए। उनके पड़ोसी ने घर के आंगन में आम का पेड़ लगाया था। 2 साल से उसमें आम लग रहे थे, लेकिन जब तक वो उस पेड़ का विवाह नहीं कर देता, तब तक उसके फल नहीं खा सकता। ऐसा रिवाज है यहाँ। सो चमेली की बेल के साथ आम का विवाह रचाया है। पंडित जी आए हैं, विधिवत विवाह हो रहा है। हम सब ये रसपूर्वक देखते रहे। गांव के कठोर जीवन में ऐसे अनुष्ठान रस घोलते हैं। तो लेखक कहता है, वहाँ जहाँ पर गए, वहाँ आम के पेड़ का विवाह किया जा रहा था, पंडित जी करा रहे थे और हम इस विधि को बड़े ही आश्चर्य के साथ देख रहे थे। गार कामट्टा में गोपी कोटवार के घर रहे। गांव में एक जगह शादी हो रही थी, हम भी शामिल हुए। भावरें पड़ रही थी। सभी ने दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे, मैंने भी पूजे। दुल्हन के हाथ में 2 रुपए रखे तो तहलका मच गया। सभी दस्ती दस्ती जो दे रहे थे, तो वो कह रहे कि एक जगह विवाह हो रहा था, हमने 2 रुपए दूल्हा दुल्हन को दिए, वहाँ सब लोग लेकिन उनको 10-10 रुपए दे रहे थे। एक मज़े की बात ये थी कि ये लड़की का नहीं, लड़के का घर था। यहाँ 4 भावरें लड़की के घर पड़ती हैं तो 3 लड़के के घर। यहाँ से चलने पर नर्मदा का एक प्रपात देखने को मिला। प्रपात माने तो झरना। फिर वो नदी के किनारे नर्मदा के साथ साथ चलने लगे तो वहाँ पर एक झरना मिला। नर्मदा के 20 प्रपातों में सबसे लहुरा कोई 1 मीटर ऊंचा, लहुरा माने छोटा। पानी ने पथरीले पाट को काट छाँट कर खोखला बना दिया है, मानो नदी में कोठियाँ बनी हों, इसलिए इसका नाम है कोठी घुघरा। घुघर या घुघरा यानी प्रपात। श्रीहीन धरती पर से आगे बढ़ रहे थे। दिवाली के समय जब सामने तट से चले थे तब कैसी हरियाली थी, उसकी जगह अब सूरज की ज्वाला से चटकी हुई भूरी सूखी ज़मीन। अब यहाँ लेखक कहता है कि दिवाली के समय जब हम लोग इस यात्रा पे चले थे तो सब तरफ हरियाली थी, लेकिन अब सूरज जो है बहुत तेज़ हो गया तो सूखी सूखी ज़मीन मिलती है। छाया के लिए कहीं पेड़ तक नहीं, डिंडौरी तक ऐसा ही उजाड़ रहेगा, इसलिए बड़े सवेरे चल देते और 9-10 बजे तक जो गांव आ जाता वहीं ठहर जाते। धूप जब बढ़ जाती तो जहाँ गांव आ जाता वहीं पर रह जाते दोपहर में। अगला पड़ाव बंजर टोला, इसके बाद सिवनी संगम। यहाँ से सिवनी नर्मदा नदी में आ मिलती है। संगम पर बने मंदिर में रहने की बढ़िया व्यवस्था हो गई और यहाँ का एकांत भी मन को छू गया, तो यहाँ 4 दिन रह गए। शादियों के दिन थे। मंदिर में सामने की पगडंडी से बारातें निकलती रहती थीं।
अद्भुत आकर्षण है माँ नर्मदा में। वैशाखी पूर्णिमा के दिन खूब बारातें देखने को मिली। शहनाई, निशान, नगाड़े, टिमकी और झुमका के स्वर दिन भर गूंजते रहे। दूल्हा दुल्हन हाथ में पंखा लिए घोड़े पर सवार रहते। एक कांवर में दहेज रहता। पगडंडी पर चलते एक के पीछे एक 10-15 बाराती रहते। बस हो गई बारात। तो वहाँ कहा जब मंदिर में हम लोग रह रहे थे तो वहाँ बहुत बारातें जाती थी। बस दूल्हा दुल्हन और 10-15 बाराती, बस पूरी बारात वैसे पूरी हो जाती थी। तोताराम पास के गोरखपुर बाजार में मनिहारी का सामान बेचता है। रोज़ नर्मदा नहाने आता है। साथ में रहता है उसका तोता, पिंजड़े में नहीं उसके कंधे पर, लेकिन उड़ नहीं पाता। तोते से बड़ा प्यार है उसे। अकेला जीव, ना घर का ना घाट का, ना कोई आगे ना पीछे। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते ही तीर्थ करने निकल पड़ता है। एक दिन मैंने पूछा, तोताराम तुमने शादी नहीं की? सगाई तो 3 बार हुई लेकिन शादी एक बार भी नहीं हुई। किसी न किसी कारण से सगाई टूट जाती है। 3 सगाई के बावजूद कुंवारे तोताराम की व्यथा कथा सुनकर मन उदास हो गया, लेकिन उसने अपने मन को मना लिया है, तोते में मन लगाया है। एक दिन गोरखपुर का बाजार कराए, फिर चल दिए। गर्मी के दिन थे, खेतों में फसल नहीं थी, पहाड़ नहीं, जंगल नहीं, जंगल तो दूर, छाया के लिए पेड़ भी नहीं। मैंने इतनी गर्मी थी कि न पहाड़ था न जंगल था, कोई छायादार जगह भी नहीं थी। सामने का गांव दूर से ही दिखता रहता। रास्ता भटक जाने का कोई भय नहीं। सो पगडंडी की परवाह किए बिना नर्मदा के किनारे किनारे ही चलते। धूप के कारण बुरा हाल था, पर आज आकाश में बादल थे। पत्थर कुचा तक पहुँचते पहुँचते आकाश बादलों से घिर गया। यहाँ नदी के पाट में बहुत सी चट्टानें थीं, वरना यहाँ तक नदी केवल मिट्टी से होकर बहती है। कपड़े धोने तक के लिए पत्थर नहीं था। दोपहर का भोजन हमने नदी के पथरीले पाट में बनाया। भोजन करके चले ही थे कि तेज वर्षा के कारण भागकर गांव में शरण लेनी पड़ी। थोड़ी देर की वर्षा में गांव में इतना कीचड़ हो गया कि चलना मुश्किल हो गया, इसलिए रात वहीं रह गए। लेखक कहता है कि बारिश होने लगी, आकाश से बादल छाए थे, थोड़ी देर में बारिश होने लगी तो भागकर जो पास का गांव था वहीं पहुंच गए, और इतना कीचड़ गांव में बारिश से हो गया कि रात फिर वहीं रहे। पाँव फटते ही कुछ दूर चलने पर लिखनी गांव में एक वृद्धा से पीने के लिए पानी मांगा, तो उसने कहा, आओ बेटा पानी देती हूँ, लेकिन ऐसा करो रोटी खाकर पानी पियो, धूप में से आ रहे हो, खाकर पानी पियोगे तो ठीक रहेगा। माँ जैसे बच्चे को फुसलाती है, दुलराती है, बिल्कुल वही भाव। उसके नेह को टाल ना सके। वो रोटियां ले आई, उस पर शक्कर रखी थी, लो खा लो बेटा। तो इन लोगों को चलते चलते प्यास लगी, तो गांव में लिखनी गांव था पास में, वहाँ एक बूढ़ी महिला थी। इन लोगों से उन्हें पानी मांगा तो उसने कहा, आओ खाना खा लो, थोड़ी रोटी खा लो तो पानी पियो। कैसी तृप्ति का भाव था उसके चेहरे पर। अगला पड़ाव मझिया खार, फिर गोमती संगम, फिर लक्ष्मण मड़वा। लक्ष्मण मड़वा में एक साध्वी रहती है। मैंने उससे कहा कि नौकरी के कारण पूरी परिक्रमा एक साथ नहीं कर सकता, छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी करके करता हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटा बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है, और चूरा खाओ तो मीठा लगता है, इसका दुख ना करना। दोपहर को डिंडौरी पहुँचे। डिंडौरी बड़ा कस्बा है। यहाँ नर्मदा पार करने वाले ग्रामीणों का क्रम अबाध गति से चलता रहता है। सिर पर गठरी या कंधे पर कांवर लिए पुरुष तथा सिर पर लकड़ी का गट्ठर और पीठ पर बच्चे को बांधे स्त्रियाँ पहले नर्मदा मैया की जय बोलकर प्रणाम करती, फिर नदी में उतरती। फिसलन और तेज प्रवाह के कारण बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। मुख्य धारा आने पर सभी चौकस और चौकन्ने हो जाते हैं। सधे हुए पाँव से या एक दूसरे की बाह पकड़कर धीरे धीरे बढ़ते हैं। कैसा रोमांच है इसमें। लेखक कहता है कि जब नर्मदा नदी को सब लोग डिंडौरी में पार करते हैं तो बहुत ही सावधानी बरतते हैं, और ये देखने में ही बहुत ही रोमांचकारी लगता है। ये दृश्य मुझे मगन रखता है। 3 दिन तक यहीं देखते रहे, फिर आ गए। अमरकंटक से डिंडौरी तक की ये यात्रा सबसे कठिन होनी चाहिए थी, लेकिन यही सबसे आसान थी। आधे दिन का पहाड़, 1 दिन का जंगल, फिर कुछ दिनों का सकरा मैदान। नर्मदा जैसी असामान्य नदी भला सामान्य नियमों को क्यों कर मानने चली। तो ये एक यात्रा व्रत था जिसे अमृतलाल बेगर जी ने लिखा था। तो बच्चों, ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।